अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आलमगीर क़ासमी और आपका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, 8 जुलाई बरोज़ जुमेरात 8 जुलाई 2021 शहादा ज़िला नंदुरबार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत नाज़िम तालीमात जामिया अक्कल कुआ हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी मुद्दज़िल्लहुल आली ने फ़रमाई। इस मौके पर शहर मालेगांव के प्रोफेसर्स और टीचर्स हजरात ने बहुत ही मुफस्सल ख़िताब किया, जिसकी वीडियो जल्द ही इंशाअल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। आइए हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले तालीमी पॉलिसी कब तश्कील दी गई। 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी तश्कील दी गई। उसके बाद दूसरी मर्तबा 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अमल में आई और तीसरी मर्तबा 1992 में इसको मॉडिफाई किया गया। उसके 35 सालों के बाद अब दोबारा मोदी गवर्नमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी तश्कील दी गई है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा बदलाव आया है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। स्कूल के अंदर पहले 10+2 का पैटर्न यूज़ किया जाता था, अब उसको चेंज करके 5+3+3+4 का पैटर्न यूज़ किया जाने वाला है। क्या है 10+2 का फॉर्मूला? पहले बच्चा 6 साल का होता था तो उसको स्कूल में दाखिल किया जाता था और 10वीं के बाद 2 साल 12वीं के होते थे, लेकिन अब उसको बिल्कुल चेंज करके अब 3 साल के अंदर ही बच्चे को दाखिल किया जाएगा और 3 साल से मुसलसल 12वीं तक उसको पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब बजाय 12 साल के अब उसको 18 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। पहले एजुकेशन के ऊपर तकरीबन 1.6% इन्वेस्ट किया जाता था, अब उसको बढ़ाकर तकरीबन 6% किया गया है। कोरोना बीमारी की वजह से जहां तालीमी और माशी एरिया बहुत मुतासिर हुआ है, वहीं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से उसका हम पर कितना असर पड़ेगा और कितना हमको उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना पड़ेगी और किन किन मुअस्सिर इक़दामात के ज़रिए हम उसको फेस कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि शहादा में नई तालीमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और उसके अंदर माशाअल्लाह मालेगांव से हम बड़े असातिज़ा तशरीफ़ लाए और सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारे चैनल के लिए ये है कि माशाअल्लाह उन तमाम हज़रात ने हमें वक्त दिया कुछ सवालात का और कुछ बातें जानने का। तो मैं आप तमाम आने वाले मेहमान का इस्तक़बाल करता हूँ। शुक्रिया। कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हुए, तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ, ये तो बात की बातें हैं। इससे बहुत पहले हमने नई कौमी तालीमी पॉलिसी फ्रेम कर दी थी। 29 जुलाई 2020 को ये कैबिनेट से मंजूर भी हो गई और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2022 को होने वाला है, ये तय है। इसके ताल्लुक़ से हुकूमत सारी अपनी कोशिशें कर रही है अपने लेवल पर। अब ये जो तालीमी पॉलिसी है, ये बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था भारत के लिए ख़ास तौर से, इसलिए कि 1986 के बाद हमने अभी 2019 में कौमी तालीमी पॉलिसी तश्कील दी है। तो इन 34 बरसों में 1986 से लेकर 2019 तक 34 ईयर्स होते हैं। अगर हम इसका जायज़ा लें तो दुनिया पूरी तरह से बदल गई है और भारत भी कुछ अलग नहीं है। भारत में भी तालीमी निज़ाम के साथ साथ दीगर और भी निज़ाम में बहुत तब्दीलियाँ आई है, लेकिन जितनी तब्दीलियाँ यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में तालीम निज़ाम में आई, उसकी वजह से ये हुआ कि हमारे जो बच्चे थे इंडिया के, जो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते थे और वहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेते थे, तो उसमें हमारे बच्चे टिक नहीं पा रहे थे। दूसरा, हमारे यहाँ जो सिस्टम था एजुकेशन का, वो वोकेशनल कम था, स्किल बेस्ड कम था, प्रैक्टिकल कम था, इसलिए ये तालीम हमारे बच्चों को रोज़गार भी नहीं फराहम कर रही थी। तो नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए तालीमी निज़ाम में तब्दीली ज़रूरी थी और तालीमी जो पॉलिसी बनाई गई है, अगर आप इसका जायज़ा लें तो आपको भारत के वो सारे जो मसाइल हैं
उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, उसको हल करने की कोशिश की गई है। तो अगर एक मरतबा ये तालीमी पॉलिसी नाफिज हो जाती है और खुलूस से दिल से हम इसको कबूल कर लेते हैं, ईमानदाराना मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को उसी गाइडलाइन पर ट्रेन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक नया भारत जो है वो खड़ा होगा, वो आत्मनिर्भर होगा, वोकेशनल होगा, स्किल्ड होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो कहीं ना कहीं 2040 के बाद जब इसका पहला बैच आएगा सामने, तो एक नए भारत की बुनियाद वहाँ से पड़ेगी। तो ये कौमी तालीमी पॉलिसी जो है, हो सकता है इसमें कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस हों, लेकिन अब चूँकि ये पॉलिसी पास हो गई है कैबिनेट से, इसलिए खुलूस से दिल के साथ ख़ास तौर से तमाम माइनॉरिटीज़ को इसे कबूल करना चाहिए। और न सिर्फ वो कबूल करना चाहिए बल्कि कबल हस वक्त इसकी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन की हिकमत अमली तैयार करना चाहिए, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाना चाहिए। इसमें जो तालीम का नया कॉन्सेप्ट आ रहा है डिजिटल एजुकेशन, उसके ताल्लुक से जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरफ कबल हस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नफास के बाद फिर एक बड़ी परेशानी में हम लोग मुब्तला होंगे। और ये परेशानियाँ दोनों तरह की होगी, एक एजुकेशनल होगी, माशी होगी, माशरती होगी। तो चूँकि कोविड की वजह से वैसे ही सारे लोग पूरी दुनिया में माशी तौर पर परेशान हैं, रोज़गार उनके ख़त्म हो गए हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद फौरी तौर पर हमें रुपये पैसे की ज़रूरत होगी डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के इक्विपमेंट्स ख़रीदने के लिए। तो उसकी प्लानिंग अभी से करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो विजन्स हैं उसके मुताबिक ही, जैसे इसमें बड़ी तब्दीलियां भी आई हैं, बड़े लेवल पे तब्दीलियां आई है। जैसे इसका एजुकेशनल पैटर्न ही चेंज हो गया है। सबसे बड़ी तब्दीली तो यही है कि पहले हम 10+2+3 इसको फॉलो करते थे, अब ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। 5+3+3+4+4 हो गया है। कंपलसरी एजुकेशन 14 ईयर्स था, अब 18 ईयर्स हो गया। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट हमको 18 ईयर्स तक फ्री तालीम देगी, उसका प्रोविज़न करेगी। तो ये तो हमारे लिए, पूरे लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें स्कूलिंग को पहले शुरू किया जा रहा है। पहले 6 साल की उम्र में बच्चा पहले में दाखिल होता था, अब स्कूलिंग 3 साल से शुरू हो जाएगी। नर्सरी और केजी को कंपलसरी ऑब्लिगेटरी कर दिया है, यानी 3 साल के बच्चे को नर्सरी में डालना होगा। उसके बाद वो 2 साल केजी पढ़ेगा, फिर पहली में आएगा। तो इस तरह से स्कूलिंग पहले शुरू हो गई है। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे को ज़हनी तौर पर स्कूल से अटैच किया जाए। प्री लेवल पर बहुत ज़्यादा उसको पढ़ाना नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं है, खेल खेल में पढ़ाना होगा उनको, लेकिन एक स्कूल से उसका अटैचमेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब वो स्कूल के करीब आएगा तो सीखेगा, पढ़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी तब्दीलियाँ, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं का है वो ख़त्म किया गया है, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। सेकेंडरी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सेमेस्टर सिस्टम होगा। उसकी वजह ये है कि जब साल भर का एग्ज़ाम होता है तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जब इम्तिहान आता है 1 महीना 15 दिन पहले वो अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं और पास हो जाते हैं। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम से वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। अब जब 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होगा तो बच्चे को कम से कम हर सेमेस्टर में 2 महीना तो पढ़ना पड़ेगा। पहले सेमेस्टर में 2 महीना पढ़ेगा तो पास होगा, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा 2 महीना पढ़ेगा तो पास। इस तरह से उसकी जो लेवल ऑफ लर्निंग है, डेडिकेशन है, स्टडी है, वो बढ़ेगा। तो इसके फ़वाइद जो है स्टूडेंट्स को ज़रूर मिलेंगे। उसका जो है एजुकेशनल लेवल बढ़ेगा और उसकी सोच बढ़ेगी, तो फ़ायदा होगा उससे। देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका अगर आप मुताला करते हैं तो आपको सिर्फ उस मदारिस के लिए उसमें 7 लाइनें आपको मिलेगी। सिर्फ 7 सत्रों में मदारिस का तज़किरा है, जबकि वो कई 100 सफ़हात पर मुश्तमिल है। लेकिन मदारिस के ताल्लुक़ से आप ढूंढने जाएंगे तो सिर्फ 7 लाइन्स जो है उसमें आपको उसका तज़किरा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो कुछ कहा गया है
वो तो कहा गया, लेकिन हमको उसको सामने रखते हुए अपना लाए अमल ख़ुद मुरतब करना होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मदरसे का जो पुराना तस्वुर है, मदरसे का पुराना तस्वुर ऐसे लिया जाता है कि जब बच्चा कहीं का नहीं रहता तो उसको मदरसे में डाल देते हैं, है ना। कोई बच्चा अब ये बहुत शरारती है, बहुत प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो इसको मदरसे में डाल दो ताकि अब जब इस किस्म के बच्चे मदारिस में जाते थे तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था वो उसके हकदार थे। तो धीरे धीरे हुआ ये है कि बच्चों को मदारिस से खौफ आने लगा कि मदारिस में सज़ाएँ बहुत मिलती हैं। लेकिन आज का जो कंसेप्ट है, आज के जो मदारिस हैं, उन मदारिस में अब माँ बाप शौक़ से बच्चों को डालते हैं। वो असरी तालीम, स्कूली तालीम भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे उनका स्कूल अगर सुबह का है तो ऐसा निज़ाम चल रहा है कि दोपहर में बच्चे मदरसा जाएं। तो दोनों तालीम जो है वो साइमल्टेनियसली जो है चल रहे हैं और पेरेंट्स बखुशी उस तरफ राग़िब हैं। ये सबसे अहम बात है। आपको कहीं खुशामद नहीं करनी है कि भाई घर घर घूम के बच्चे जो नहीं जमा करना है। इसलिए मदारिस को चाहिए कि इस सिचुएशन का पूरा वो फ़ायदा उठाएँ। जब पेरेंट्स आज ख़ुद बच्चों को ला रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम भी अब वो पुराना पैटर्न जो है उसको ख़त्म करके नया पैटर्न और नए पैटर्न का जो तकाज़ा है उसको सामने रखते हुए हम असरी तालीम के उसके जो सिलेबस हैं, हमारे असातिज़ा जो मदारिस के हैं, वो अपने जो मदरसे का जो सिलेबस है उसको तो पढ़ें, उसका जो तकाज़ा है उसको पूरा करें। लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि भाई ज़माने के साथ साथ जो है वो चला जाए। आईने नौ से डरना, तर्ज़ कोहन प्याड़ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़ कोहन प्याड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, है ना। तो अब आपको ख़ुद उसकी अहमियत का एहसास ख़ुद भी करना है और पेरेंट्स को तो बहुत तक एहसास हो गया है। इसलिए अपने सिलेबस में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने सिलेबस में ये असरी जिसको हम असरी कहते हैं उसकी कोई, हालांकि मज़हब में कोई असरी और मजहबी की तस्ख़ीस नहीं है, लेकिन बहरहाल समझने के लिए अगर हम लोग ये समझ लें कि ये असरी तालीम है, स्कूली तालीम, और ये मदारिस की दीनी तालीम है, तो ये दोनों को अगर जोड़ के एक बीच का रास्ता निकाला जाए तो बच्चा, मैं समझता हूँ कि दीन के साथ साथ दुनिया माना तो नहीं हमको, इस्लाम में ये रूहानियत का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। हमको ये नहीं बोला कि दुनिया मत कमाओ, लेकिन इतना है कि भाई उसके पीछे मत पड़ जाओ। तो कम से कम बच्चों को इतना तो सिखाएं हम कि वो तस्वुर पुराना ख़त्म हो कि यार मदरसे में डालने के बाद तो ये होता है कि बच्चा या तो हाफिज़ बनेगा, वो कहीं मदरसे में उसकी सर्विस करेगा, या इमाम बन जाएगा। अब इससे बाला तर हो के हमको सोचने का है कि जब वो यहाँ से निकलता है तो अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है तो वो बच्चा भी खुद कफ़ील होगा। देखिए, ये जो मदारिस से हट के लोग जो दूसरे असरी तालीम की तरफ राग़िब हो रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़रा एट्रैक्शन नहीं है। असरी तालीम में इस बात का एट्रैक्शन है कि हैंडसम सैलरी उनको मिलती है। आपके मदारिस में 2000, 4000, 10,000 जब होता है तो कोई भी ये 10 मरतबा सोचता है कि यार यहाँ अगर मैं गया या अपने बच्चों को फुल्ली तौर से यहाँ डाल दिया तो कल फिर इसका क्या होगा, कल इसके मसाइल हैं। आज मैं ऐलान कर दूं, अगर मैं एक मदरसे का बहुत बड़ा ट्रस्टी हूं और मैं ये ऐलान कर दूं कि जो बच्चा मदरसे में आएगा, ये मैं सब मिसाल दे रहा हूं, ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चा मदरसे में आएगा उसको हम लोग माहाना मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये हम देंगे बच्चों को। जो हमारे अइम्मा और उस्ताद रहेंगे उनकी 50,000 रुपये सैलरी हम देंगे। तो देखिए, ये जो स्कूली निज़ाम की तरफ राग़िब हैं ना लोग, वो आपकी तरफ आ जाएंगे। ऐसा हमको करना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो निगलेक्टेड हैं, मदारिस के असातिज़ा जो निगलेक्टेड हैं ना, तो इसमें जो 7 सत्रों में तस्करा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आपको उससे होपफुल रहना है, मैं ये नहीं कहता हूँ, है ना। आपको अपनी दुनिया आप पैदा करनी है। नई तालीमी पॉलिसी की स्टडी कीजिए, अपने पुराने सिलेबस की स्टडी करने के बाद उसमें क्या तरमीम की जा सकती है वो कीजिए, और ज़माने के साथ साथ अगर हम चलते हैं तो शायद इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए, मदरसा जो है, मदरसे के असातिज़ा वाकई काबिल मुबारकबाद हैं। इनके पास पेमेंट और सैलरी कम है, लेकिन इनका काम बहुत ज़्यादा है और बहुत खुलूस से बेचारे करते हैं, है ना। उसके बनिस्बत आप देखिए, ये हैंडसम सैलरी हमारे टीचर्स की, लेकिन उनका काम और आपके काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पस मंज़र में आप इसका मुताला करें। मुताला करने के बाद आप जो कर सकते हैं अपने मदरसे में, जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक चीज़ फ़ौरन एक साथ नहीं हो जाएगी, वो
लेकिन जितना कर सकते हैं शुरुआत तो करें हम लोग। और हर तब्दीली, चाहे वो किसी भी निज़ाम में हो, हर तब्दीली जो है फौरी तौर से काबिल कबूल नहीं रहती है, उसमें किंतु परंतु रहता ही है। तो उससे हमको डरना नहीं है ना। तो वो उसकी स्टडी करके आप देखिए आप कितना इसके साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये सब तरफ से अभी मायूस हो के लोगों की निगाहें आपके मदारिस पर ही हैं। दीनी लिहाज से बोलिए, उर्दू ज़बान के लिहाज से बोलिए, लोगों के कैरेक्टर के लिहाज से बोलिए, तो हम यही कहते हैं कि भाई ये इसकी इम्पोर्टेंस तो ऐसे है कि ये मदरसा है, तेरा मैकदा नहीं साकी। ये मदरसा है, तेरा मैकदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो इंसान जो बन रहा है, और इंसान मतलब जो सही इंसानियत लेके जो चलता है, वो आपके मदारिस में थोड़ी सी स्टडी करने के बाद इंशाअल्लाह ये हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें डिजिटलाइज है, ये आगे सब ये पूरा निज़ाम जो है वो डिजिटलाइज होने वाला है। ये जहाँ एक तरफ फ़ायदा होगा, हर तस्वीर का दो रुख होता है, जहाँ ये डिजिटलाइजेशन जो है तालीम को बहुत बेहतर बना सकता है, बनाएगा, वहीं दूसरा तरफ ये है कि भाई एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। इकबाल ने कहा था कि जो जितनी मशीनें और जितना डेवलपमेंट होगा उतना इंसानियत जो है वो पीछे होती जाएगी। आज एक काम अगर 10 मजदूर करता है, आप जैसी भी मशीन लाइए, वो जैसी भी मशीन 10 आदमी का काम 1 घंटे में करके चली जाए, तो वो 10 बेचारे बेकार हो गए। तो ये जो हालात हैं, जितनी तरक्की है, ठीक है बेशक तरक्की करना चाहिए हमको, लेकिन ये जो लोग जो छूट जा रहे हैं, ये जो हालात एहसास मुरव्वत को, अपनेपन को, खुलूस को, इक़दार का ये ख़ात्मा है, सब सेल्फिश हो जाएंगे। ये जैसे जैसे तरक्की करेगा तो मुझको तो ये ख़दशा है कि भाई ये यानी ख़ुदगर्ज़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी, जबकि हमको इससे बचना है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, उनको दोनों तालीम से जोड़िए। तो मैं समझता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पस मंज़र में आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं। आपका जो सवाल है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है और ऑफ़लाइन जो एजुकेशन जो है, ऑफ़लाइन का बहरहाल नेमुल बदल ऑनलाइन हो नहीं सकता, लेकिन मौजूदा वक्त के हालात के हिसाब से वो ज़रूरी भी हो गया है। इसलिए उस फील्ड में भी हमें पूरी तवज्जो के साथ मुश्किलात का हल निकालते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है। ये थे माशाल्लाह हमारे आज के मेहमानान जो कि मालेगांव से तशरीफ़ लाए थे, और शहादा में तालीमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। हम तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं और जज़ाकल्लाह कहना चाहेंगे। अल्लाह पाक तमाम की उम्र में बरकत नसीब फरमाए और उनका साया तादेर हम पर कायम फरमाए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।